बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का टाइटल है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर कंडक्शन पानी की और दूसरी चीज़ों की, और साथ ही हम एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो हमने बात की बार बार कि लाइफ एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से चलती है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के लिए फिर आपको बहुत सारे सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, चीज़ें आपने इकट्ठी करनी होती हैं, आपको पानी चाहिए होता है, सारी चीज़ों को एक जगह पे लाना पड़ता है जहाँ पे काम होता है, फिर वहाँ से जो चीज़ें बनती हैं वो दूसरे इलाकों में जाती हैं। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होता है। अब दोनों प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कि मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए भी सिस्टम है, एक एक मॉलिक्यूल को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और बल्क मूवमेंट भी हो सकती है चीज़ों की, कि बहुत बड़ी मिकदार में चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं। तो यूनिसेलुलर बॉडी भी हो, यानी कि ठीक है आपका सेल एक ही है और आपने एक सेल से दूसरे सेल तक चीज़ें नहीं लेके जानी, या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक चीज़ें नहीं भी लेके जानी, तो फिर भी आपने सेल के बाहर से कोई चीज़ें सेल के अंदर लानी है, सेल के अंदर से कोई चीज़ें बाहर लेके जानी है। तो उसकी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। सेल के एक हिस्से से चीज़ें दूसरे हिस्से में जानी है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो जहाँ पे सिंगल सेल ने लाइफ की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है, मसलन कोई अमीबा है, तो वहाँ पे भी बड़े तफसीली मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पंप्स लगे हुए हैं, उसके अंदर चैनल्स बने हुए हैं, उसके अंदर पूरे पूरे सिस्टम्स मौजूद हैं जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। उसके मुकाबले में मल्टी सेलुलर बॉडी होगी तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली एक जगह पे खुराक बन रही है, दूसरी जगह पे स्टोर होने के लिए जा रही है, एक जगह से पानी अब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरी जगह पे जा रहा है। हमारी बॉडी में खून है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। फूड अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो बॉडी के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचेगा, तो सारी चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए। तो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ के अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के। अगर हम सेल के अराउंड बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पहले भी एक दो दफ़ा तज़किरा कर चुके हैं कि ऐसी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जहां पे एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती, जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई काम खुद नहीं करना पड़ता, बल्कि चीज़ें खुद ब खुद मूव करती जाएं। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल है डिफ्यूजन। आपने देखी हुई है कि आप परफ्यूम किसी कोने में छिड़कें, स्प्रे करें, रूम स्प्रे करें तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो वो कैसे फैली, वो एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे गई, वो खुद ब खुद मूव कर रही है। मॉलिक्यूल्स की अपनी आदत है कि वो टकरे मार रहे होते हैं, टकरे मारते मारते काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसी तरह ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस पानी की मूवमेंट होती है, और ये पानी की मूवमेंट होती है, शर्त ये है कि किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगी। सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ चीज़ें जाएंगी तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सेल के अंदर भी पानी आ सकता है, सेल से बाहर भी पानी जा सकता है। दोनों जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोसिस कहलाएगी। इसके मुकाबले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है हमारी बॉडीज में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि एनर्जी खर्च करेंगे, चीज़ें इकट्ठी करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास बाहर जनाब थोड़ी मिकदार में है ग्लूकोज, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती आपका सेल ग्लूकोज इकट्ठी कर रहा है, अपने पास जमा करता जा रहा है, बिल्कुल ही बाहर कोई नहीं रह गई, फिर भी वो इकट्ठा कर लेगा, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। उसे एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर वो ग्लूकोज जोर लगाएगा, मेहनत करेगा, तो फिर जनाब एटीपी खर्च करेगा तो वो खुराक उसको मिलेगी। तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी तरह एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में तो खैर बड़े बड़े टुकड़े आप चीज़ों के खा रहे हैं। आपने वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से मतलब अमीबा को आपने देखा है कि वो कैसे पैरामीशियम को घेर देता है और फिर उसे खा जाता है, तो वो एंडोसाइटोसिस है। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस होती है कि जब वो अमीबा डाइजेस्ट हो जाएगा, बाकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सेल से बाहर फेंक दी जाएंगी एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर रूट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दो। कौन कौन से? नंबर एक, वो एंकरिंग का काम करती हैं। एंकर कहते हैं, वो आपने कार्टून्स के अंदर देखा होगा, कश्तियाँ होती हैं तो उनके अंदर वो एक रस्सी के साथ उन्होंने वो टी जैसा बांधा हुआ होता है, वो किसी जगह मतलब पानी के अंदर जाके उसे गिरा देते हैं तो वो वजन की वजह से कश्ती मूव नहीं करती।
उसको एंकर कहते हैं। एंकर क्या करता है, कश्ती को एक जगह पे रखता है, हिलने नहीं देता। तो जड़ें क्या काम करती हैं, दरख्त को एक जगह जमीन के साथ जोड़े रखती हैं, वहां से दरख्त उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकता। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एब्जॉर्प्शन का। जड़ें क्या करती हैं, जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो प्लांट्स को तीन मेन चीजें चाहिए। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो वो हवा से ले लेते हैं, उनको पानी चाहिए जो उन्होंने जड़ों के जरिए जमीन से लेना है, और प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए, उनको कोई नाइट्रेट्स वगैरह चाहिए, कोई सल्फेट्स वगैरह चाहिए, जिनके जरिए से वो अपनी पूरी बॉडी बना सकते हैं। ये तीन चीजें उन्हें मिल जाएं तो उनसे पूरी बॉडी बना सकते हैं, हर चीज वो बना सकते हैं। तो रूट्स फिर क्या करती हैं, रूट्स की आपने देखा है कि एक तो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर जहां पे भी होगा, लंबे लंबे बारीक बारीक रेशे हैं, तो वो रेशे क्या कर रहे हैं, ओवरऑल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। उसकी वजह से कहीं किसी किनारे पे थोड़ा सा पानी पड़ा हो तो वहां से वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है जिसकी वजह से लार्ज सरफेस एरिया होता है। और फिर रूट्स के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाकर देख ले, मतलब ये पौधा है नया नया ग्रो कर रहा है, तो इसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो उन सेल्स की भी आगे से इस तरह की ब्रांचेस बनी हुई है जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं कि वो मतलब वो सेल का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। एक तो ब्रांच है तो वो ब्रांचेस बताते खुद सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बनी हुई हैं, लेकिन उन ब्रांचेस के भी, रूट की ब्रांचेस के सेल्स ने भी आगे से ब्रांचेस निकाली हुई हैं, रूट हेयर बनाए हुए हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल्स के अंदर रूट हेयर पाए जाते हैं जिनके जरिए से पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब यहाँ पर आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है रूट का। क्रॉस सेक्शन कहते हैं जब आप खीरे की तरह किसी चीज का स्लाइस बना लें तो वो जो गोल कटा हुआ हिस्सा है उसको क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आप देखें तो एक उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो यहाँ पर ब्राउन कलर में नजर आ रही है। ठीक है, ये ब्राउन कलर की जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ये रूट की एपिडर्मिस है। अब इनमें से कुछ सेल्स के ये लंबे लंबे से रेशे बने हुए हैं जो रूट हेयर हैं। तो बाज एपिडर्मल सेल्स ने रूट हेयर बनाए हुए हैं। फिर आगे चलें तो ये दरमियान में कुछ बड़े बड़े से सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब है किनारे वाले सेल्स। तो जो बिल्कुल एपिडर्मिस के अंदर की तरफ सेल्स हैं ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। कॉर्टिकल रीजन कई जगह पे नाम आता है। अच्छा, फिर ये अंदर की तरफ एक बारीक सा दायरा बना हुआ आपको नजर आ रहा है, और ये दायरा हमने यहाँ पे अलग करके सेल्स दिखाए हैं। तो ये जो दायरा बना हुआ है ये सेल्स, ये जो एक लेयर बनी हुई है सेल्स की, जरा चपटे चपटे से सेल्स हैं लोबिये जैसी शेप के या कैप्सूल जैसी शेप के, तो ये वाले सेल्स, इनके खास बात ये है, इनको एंडोडर्मिस हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो एंडोडर्मिस के सेल्स जरा कैप्सूल नुमा है, और इनकी खास बात यह है कि इनके ऊपर ये लिपिड की लेयर चढ़ी हुई है, एक रिंग चढ़ा हुआ है लिपिड का। जिस तरह आपने एक कैप्सूल के ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा दिया है तो ये उस तरह बना हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से देखें तो स्ट्रेस स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, इनको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये लिपिड्स हैं, इनका काम क्या है कि ये पानी को रोकती हैं, पानी को आगे क्रॉस नहीं होने देती। यानी कि अगर दो सेल्स के दरमियान में से पानी गुजर के जाना चाहे तो वहां पर वो लिपिड है, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, वो वाटर प्रूफ किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, उससे भी अंदर आ जाएं तो येलो कलर के दो हिस्से आप, ब्लू कलर के दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। एक डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू वाली फ्लोएम है, और ये जो लाइट ब्लू वाले मोटे मोटे से सेल्स नजर आ रहे हैं, मोटी मोटी दीवारों वाले, ये जाइलम है। और जाइलम एक्चुअली नालियां होती हैं, लंबाई के रुख अगर आप जाइलम निकाल लें तो ये आपको जाइलम की नाली इस तरह लंबा सा रेशा लगा हुआ नजर आएगा। और ये लंबा सा रेशा आपने देखा है जब गन्ने चूपे हैं, ठीक है, उसमें वो जो बारीक बारीक सी नालियां सी होती हैं, बाज़ दफा वो चुभ भी जाती हैं, या गंडेरियां आपने कभी खाई हो तो उसमें वो बारीक बारीक से जो रेशे होते हैं वो एक्चुअली ये जाइलम के हैं। ठीक है, तो वो, और उसको आप खोल के देखें तो वो मतलब एक वो तीली अलहदा कर लें उसमें से, तो वही तीली एक्चुअली वो आपको नजर आता है कि बहुत बारीक सी नाली सी है और बड़ी सख्त सी है, तो वो एक्चुअली जाइलम की वेसल्स हैं।